सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की, जहां पिछले 24 घंटों से बड़ी हलचल है। यह युद्ध अब नेक्स्ट लेवल पर चला गया है। अमेरिका और ईरान पूरी शक्ति के साथ अब आमने सामने आ गए हैं। मामला ग्राउंड ऑपरेशन तक पहुंच गया है, जो अमेरिका के लिए गंभीर चुनौती है। 24 घंटे में ईरान ने अमेरिकी वायुसेना को सबसे बड़ी चोट दी है। इसे आप सिर्फ 5 जानकारी के साथ समझिए। पहली जानकारी यह है कि ईरान ने अमेरिका के F-15E को मार गिराने का दावा किया है। दूसरी जानकारी यह है कि ईरान ने A-10 वॉर्थॉग को भी गिरा दिया है। पिछले कुछ घंटों से अमेरिका ईरान में लगातार पायलट की तलाश कर रहा है। इस दौरान ईरान ने 2 अमेरिका के हेलीकॉप्टर पर भी हमला किया है। एक चिनूक हेलीकॉप्टर कुवैत में बर्बाद हो चुका है। इसके अलावा MQ-9 रिपर ड्रोन को ईरान ने इस्फहान में मार गिराया है। इसके अलावा ईरान का दावा है कि एक F-16 विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। अमेरिका की ओर से पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन ट्रंप के बयानों में, अमेरिका के फैसलों में, ईरान से आ रही खबरों में सुपर पावर की बेचैनी को देखा जा सकता है। अमेरिका की मजबूरी और मुसीबत को समझा जा सकता है। ईरान लगातार इस युद्ध में हावी हो रहा है। ईरान लगातार विशेष रणनीति और सीक्रेट प्लान के जरिए अमेरिकी हमलों का जवाब दे रहा है। इसे आप ऐसे भी समझिए, ईरान में अमेरिकी सेना का पहला सर्च ऑपरेशन हो रहा है। पहली बार ईरानी जमीन पर अमेरिकी कमांडो उतरे हैं। लापता पायलट की तलाश में अमेरिकी सर्च ऑपरेशन जारी है। अमेरिकी कमांडो इस वक्त भी ईरान की जमीन पर मौजूद हैं। अमेरिकी कमांडो ईरान में लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। अमेरिका की स्पेशल फोर्स के कमांडो ईरान में मौजूद हैं। बड़ा सवाल है कि क्या ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है? अमेरिका में ग्राउंड ऑपरेशन की कहानी को 6 वीडियो से समझते हैं। पिछले 24 घंटों में ईरान में क्या हो रहा है, सारी डिटेल को आपको 6 वीडियो कुंजी के जरिए आइए बताते हैं। उसके बाद ये भी बताएंगे कैसे अमेरिका ने ईरान के करीब से अपने एक पायलट को सुरक्षित बचा लिया। पहली वीडियो कुंजी ईरान में अमेरिका के सर्च ऑपरेशन की है। कुछ इस तरह ईरान में लापता पायलट की तलाश हो रही है। F-15E फाइटर जेट क्रैश होने के बाद एक पायलट लापता हो गया था। क्रैश F-15E के 2 पायलट में से एक का रेस्क्यू हो चुका है। अगली वीडियो कुंजी ट्रंप को चुनौती देने वाली है। ईरान में अमेरिका के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की जा रही है। रेस्क्यू में जुटे 2 हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसाई गई हैं। पायलट के सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की गई। ऐसा लग रहा है कि ऐसी मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। अगली वीडियो कुंजी भी ट्रंप को बहुत दर्द देने वाली है। अमेरिकी पायलट की तलाश में ईरानी नागरिक हैं। पायलट को पकड़ने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। इस वीडियो में आप पुलिस के साथ स्थानीय नागरिकों को भी देख सकते हैं। ईरान के तस्लीम न्यूज़ की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है। ईरान में अमेरिका की 160वीं स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट के जवान जमीन पर उतर चुके हैं। लापता अमेरिकी पायलट की तलाश में जुटे हुए हैं। ईरान के अंदर नाइट स्टॉकर ऑपरेशन चला रहे हैं। नाइट स्टॉकर अमेरिका की 160वीं स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट है, जो अमेरिकी सेना की एक उच्च प्रशिक्षित विशिष्ट हेलीकॉप्टर इकाई है। ईरान ने कैसे अमेरिका के एयरक्राफ्ट को तबाह किया, अगले वीडियो में वो भी देखिए। A-10 वॉर्थॉग ईरानी हमले में नष्ट हुआ। हॉर्मुज स्ट्रेट के नजदीक A-10 विमान के क्रैश होने का दावा किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान A-10 विमान में आग लगी थी। ईरान के खुजिस्तान में अमेरिकी पायलट की तलाश की ये तस्वीर है। पायलट की खोज में बख्तियारी कबीले के लोग जुटे हुए हैं। पहाड़ियों के बीच पायलट की तलाश की जा रही है। इस पूरी कहानी में सिर्फ अमेरिका के नुकसान वाले चैप्टर नहीं हैं, बल्कि वो एपिसोड भी हैं जिसमें अमेरिकी सैनिकों की हाईटेक कलाकारी है। एक पायलट की तलाश जरूर हो रही है, लेकिन ईरान की धरती से अमेरिकी सैनिकों ने बेहतरीन सैन्य शक्ति का परिचय देते हुए अपने एक पायलट का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। आपको बताते हैं ये कैसे संभव हो पाया। जानकारी के अनुसार अमेरिकी पायलट ने एन्क्रिप्टेड रेडियो संदेश भेजा था। रेडियो संदेश के बाद उस इलाके में अमेरिका ने अपने कमांडो भेजे। एक पायलट को सीक्रेट रेडियो संदेश के आधार पर सुरक्षित बाहर निकाला गया। इजराइल के ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से अमेरिका ये कर पाया, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की जांबाजी की कहानी इससे भी अलग है। अमेरिकी पायलटों के पास दुश्मन के इलाके से अदृश्य होकर बचने की विशेष ट्रेनिंग होती है। उनके पास 5 ऐसे गैजेट्स होते हैं जिनके दम पर वो जिंदा रहते हैं। आज आपको ये कहानी भी आइए बताते हैं। पायलट को बचाने वाला SERE सिद्धांत क्या है? SERE सिद्धांत का अर्थ है सर्वाइवल, एस्केप,
रेस्क्यू एंड इवेजन। हिंदी में जीवन रक्षा, पलायन, बचाव और चकमा देना। आप कह सकते हैं कि इस ट्रेनिंग में सिर्फ उपकरणों पर निर्भर रहने की बजाय हालात के हिसाब से ढलने और सही फैसले लेने पर जोर दिया जाता है। आपको बताते हैं वो 5 गैजेट्स जो इनके पास रहते हैं और उन्हें बचाने में उनकी मदद करते हैं। पहला है आधुनिक सर्वाइवल रेडियो। ये एक छोटा वाटरप्रूफ और शॉक प्रूफ रेडियो है जो इनक्रिप्टेड सिग्नल भेजता है। लाइट वेट GAU 5A सर्वाइवल राइफल, ये खास तरीके से डिजाइन की गई M4 स्टाइल कार्बाइन राइफल है। इसे इस तरह बनाया गया है कि ये आसानी से इजेक्शन सीट के नीचे फिट हो जाती है। इंफ्रारेड सिग्नलिंग उपकरण, इसमें खास तरह की ग्लो स्टिक्स और स्ट्रोब लाइट होती है जो सिर्फ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ही चमकती है। सैटेलाइट बेस्ड पर्सनल बीकन, ये एक छोटा उपकरण है जो सीधे सैटेलाइट से संपर्क करता है। मेडिकल क्विक क्लॉट और ट्रॉमा किट, इसमें क्विक क्लॉट कॉम्बैट गॉज जैसी आधुनिक चीजें होती हैं। आप ये समझिए कि 36 दिनों के युद्ध में ट्रंप दावे क्या कर रहे हैं और अमेरिका के साथ ईरान क्या कर रहा है। कैसे अमेरिका के दावे हवाई किले साबित हो रहे हैं। ट्रंप ने 2 दिन पहले यह दावा किया था कि ईरान का डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है। सच क्या है? 23 साल के बाद किसी दुश्मन ने अमेरिकी फाइटर जेट को गिराया है। ट्रंप ने पूरी दुनिया को बताया था ईरान के पास जवाब देने की क्षमता नहीं बची है। सच ये है कि पिछले 24 घंटों में अमेरिका के 2 सैन्य विमान ईरानी हमलों के शिकार हुए हैं। ट्रंप का कहना यह था कि ईरान के आसमान पर अमेरिका का कब्जा है। आज ईरानी एयर डिफेंस ने अमेरिकी फाइटर को कड़ी चुनौती दी है, इसे भी गलत साबित कर दिया गया है। ट्रंप ने तो यह भी कहा था कि अमेरिका ने ईरान की हवाई सेना को खत्म कर दिया है। ईरान के हमले में अमेरिका के 7 विमान तबाह हो चुके हैं, ये बताना ट्रंप भूल ही गए थे। ट्रंप का कहना है कि तेहरान के ऊपर अमेरिका के विमान उड़ रहे हैं, ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है। सच ये है कि लापता पायलट के सर्च ऑपरेशन में 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ईरानी हमलों के शिकार हो चुके हैं। ईरान के हमलों के साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि ईरान कैसे कटाक्ष के जरिए भी ट्रंप की राह में कांटे चुभो रहा है। ईरान ने पहले फाइटर गिराया, फिर ट्रंप का मजाक उड़ाया। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि सत्ता बदलने आए थे, अब पायलट को ढूंढ रहे हैं। 37 बार हराने का दावा करने वाले डिफेंसिव हुए हैं। अमेरिका के पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। ट्रंप सिर्फ हवाई हमले और बड़े दावे कर रहे हैं। अमेरिका का ऑपरेशन असफल हो रहा है। पिछले 23 वर्ष में यह पहली बार है जब अमेरिका के किसी फाइटर जेट को कॉम्बैट ऑपरेशन के दौरान गिराया गया है। अमेरिका को अपनी हवाई ताकत पर हमेशा से बहुत नाज रहा है। उसके पास F-15, F-16, F-35, F-22 रैप्टर जैसे आधुनिक जेट्स हैं। F-35 और F-22 को लेकर तो अमेरिका का दावा है कि इन जेट्स को किसी भी रडार पर पकड़ा नहीं जा सकता। अमेरिका इन्हें अपने अदृश्य जेट कहता है। इस जंग में ईरान ने F-35 जैसे आधुनिक जेट्स को भी गिराने का दावा किया। इसलिए आज हमने ईरान के इस दावे की सच्चाई और तकनीक के बारे में एक स्पेशल जेट कुंजी तैयार की है। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या अमेरिका के जेट्स वाकई अदृश्य हैं? इसका जवाब आपको आसान भाषा में आइए समझाते हैं। दरअसल आसमान में आ रहे किसी भी खतरे और टारगेट को पता करने के लिए रडार सिस्टम रेडियो तरंगे भेजता है। ये रेडियो तरंगे किसी चीज से टकराकर वापस आती हैं, जिससे टारगेट का पता चलता है। लेकिन F-35 जैसे स्टेल्थ विमानों में खास तकनीक, डिजाइन और स्पेशल कोटिंग का इस्तेमाल होता है। इसके लिए रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल इस्तेमाल होता है। इसलिए F-35 जैसे जेट की तरफ रडार की तरंगे आती हैं तो ये स्पेशल कोटिंग ज्यादातर तरंगों को सोख लेती है। साथ ही ये रेडियो तरंगों को अलग दिशा में मोड़ देती है। इस वजह से रडार को संदेश भेजने वाली तरंगे बहुत कम वापस आती हैं। ऐसे में रडार फाइटर जेट को ठीक तरीके से पहचान नहीं पाता। कम तरंगे वापस आने से रडार इन फाइटर जेट्स को धूल या कोई पक्षी समझ लेता है। रडार ये मान लेता है कि इतनी छोटी चीज कोई विमान नहीं हो सकती। इसीलिए F-35 जैसे जेट्स रडार स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते हैं। कई डेमो में ये साबित भी हुआ कि लंबी दूरी से F-35 जेट रडार पर किसी पक्षी जितना दिखता है, जबकि दूसरे साधारण जेट किसी फुटबॉल के आकार जितने दिखते हैं।
ऐसे में आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर रडार F-35 जैसे जेट्स को कोई छोटी चीज समझकर छोड़ देता है तो रडार को इस तरह तैयार क्यों ना किया जाए कि वो छोटे से छोटे टारगेट को भी बता दे। दरअसल रडार सिर्फ लोहे या मशीन को नहीं देखता, वो हर उस चीज को देखता है जिससे रेडियो तरंगे टकराकर वापस आती हैं। आसमान में हजारों ऐसी चीजें हैं जो सिग्नल देती हैं, जिनमें जेट और मिसाइलों के अलावा पक्षी, बादल और यहां तक कि हवा का दबाव भी हो सकता है। इसीलिए ऐसी सभी चीजों को एक साथ ट्रैक कर पाना करीब करीब नामुमकिन होता है। यही वजह है कि आमतौर पर रडार को एक खास साइज से बड़ी चीजों को ट्रैक करने की कमांड दी जाती है। साथ ही एक खास गति से चल रही चीजें ट्रैक होती हैं। मान लीजिए रडार को 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली चीजों के लिए कमांड किया गया तो वो सिर्फ उन्हीं चीजों को ट्रैक करेगा। लेकिन अगर सभी चीजों को ट्रैक करने के लिए रडार को कमांड दी जाए तो एक साथ कई टारगेट दिखने लगेंगे। इतने टारगेट दिखेंगे कि रडार स्क्रीन पूरी तरह भर जाएगी। डेटा ओवरलोड के कारण असली खतरा पता ही नहीं चल पाएगा। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ईरान अमेरिका के इन आधुनिक जेट्स को कैसे गिरा रहा है, वो भी तब जब राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ईरान का एयर डिफेंस तो तबाह हो चुका है। दरअसल किसी आधुनिक जेट को आमतौर पर दो तरीके से गिराया जा सकता है। पहला, रडार गाइडेड तकनीक से, जिसमें रडार आसमान में किसी विमान का पता लगाता है। रडार पर पकड़े जाने पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है। फिर उस जेट को गिराने के लिए मिसाइल दागी जाती है। फायर एंड फॉरगेट मोड में मिसाइल विमान को ट्रैक कर गिरा देती है। लेकिन ईरान की वर्तमान ताकत के साथ ऐसा संभव नहीं है, इसलिए दूसरी तकनीक इस्तेमाल हो रही है, जिसे हिट सीकिंग सिस्टम या इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम कहते हैं। दरअसल जेट का इंजन गर्म और इंफ्रारेड किरणें छोड़ता है। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम इस गर्मी और इंफ्रारेड किरणों को पहचान लेता है। जेट्स के इंजन की गर्मी से सेंसर एक्टिव होता है। हीट के आधार पर मिसाइल जेट्स को टारगेट कर लेती है। लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल भी उतना आसान नहीं जितना सुनने में आपको लग रहा होगा, वो भी F-35 जैसे सुपर हीरो जेट के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये कहते हैं कि हर किसी की एक कमजोरी होती है। F-35 और दूसरे अमेरिकी जेट्स की भी एक कमजोरी है, वो है इनका मजबूत इंजन जो बहुत पावर जनरेट करता है, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी भी पैदा होती है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ईरान अब इसी का फायदा उठा रहा है। दावा है कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को अपग्रेड किया है। ईरान अब सिर्फ रडार पर निर्भर नहीं है, उसने अपने बेवर 373 जैसे सिस्टम को ऑप्टिकल सेंसर से लैस कर दिया है। पुरानी डिफेंस तकनीक को भी आधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से अपग्रेड कर दिया है। दावा है कि रूस के एडवांस सिस्टम की रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान ने ऐसी तकनीक तैयार की है। यह सिस्टम बिना रडार सिग्नल छोड़े दुश्मन के विमान की हीट को पकड़ लेता है। ईरान के इस पूरे सिस्टम का सबसे घातक हिस्सा है SA-67 मिसाइल। SA-67 जमीन से हवा में मार करने वाली एक हाइब्रिड मिसाइल है, जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और कामिकाजी ड्रोन का मिश्रण कहा जा सकता है। ये लॉन्च होने के बाद किसी ड्रोन की तरह आसमान में मंडराती रहती है। इस मिसाइल में अपने ऑप्टिकल सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर भी जेट के इंजन से निकलने वाली गर्मी का पता लगा लेते हैं। जैसे ही टारगेट की पहचान होती है, ये मिसाइल तेजी से आगे बढ़ती है। आमतौर पर जेट्स खुद को बचाने के लिए फ्लेयर्स यानी गर्म गोले छोड़ते हैं, लेकिन SA-67 इतनी स्मार्ट है कि वो असली इंजन और फ्लेयर के बीच फर्क को समझ लेती है। ये सीधे जेट से नहीं टकराती, बल्कि उसके बेहद करीब जाकर ब्लास्ट हो जाती है। इस धमाके से निकलने वाली शॉक वेव और मिसाइल के टुकड़े जेट के इंजन या पंखों को तोड़ देते हैं, जिससे विमान तुरंत क्रैश हो जाता है। अगर ईरान आगे भी ऐसा करने में कामयाब रहा तो ट्रंप सेना के लिए हवाई ऑपरेशन भी मुश्किल हो सकता है। वैसे भी अब तक ईरान में हुए नुकसान का बढ़ता बिल ट्रंप को परेशान कर रहा है। अमेरिका का एक E-3 सेंट्री विमान तबाह हुआ, जिसकी कीमत करीब 4,600 करोड़ रुपए है। इराक में एक KC-135 एयर रिफ्यूलर गिरा, जिसकी कीमत करीब 700 करोड़ है। सऊदी में 3 और KC-135 एयर रिफ्यूलर टैंकर को नुकसान होने की खबर आई। अब तक 4 F-15 जेट गिर चुके हैं, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3,000 करोड़ है।
इसके अलावा 15 MQ-9 रिपर ड्रोन गिरे हैं, जिनका नुकसान करीब 4000 करोड़ के बराबर है। यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरब में 4 रडार ध्वस्त हुए हैं, जिसका नुकसान 18,000 करोड़ रुपए है। इराक में एक और रडार को नुकसान हुआ। बहरीन में 5th फ्लीट के सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल को करीब 300 करोड़ का नुकसान हुआ। इस हिसाब से देखें तो अब तक अमेरिका को करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अब ईरान युद्ध में उस धोखे की कहानी भी आपको बताते हैं, जिसकी भनक तेहरान को लग गई और वक्त रहते एक बड़ी साजिश पर उसने पानी फेर दिया। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गद्दारी का निर्माता और निर्देशक पाकिस्तान निकला, जो अमेरिका के साथ मिलकर ऐसे खुफिया षड्यंत्र पर आगे बढ़ रहा था जिसमें ईरान के बचे खुचे नेताओं का भी सफाया हो सकता था। दावा है कि अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहा था। ईरान युद्ध पाकिस्तान को छवि चमकाने और ट्रंप की चापलूसी का सुनहरा अवसर लगा, तो उसने इस जंग में मध्यस्थता का पार्टनर बनना स्वीकार कर लिया। लेकिन अपनी धोखेबाजी वाले कैरेक्टर से वो बाज नहीं आया और एक्सपोज हो गया। अमेरिकी मीडिया हाउस द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान की पहल बुरी तरह नाकाम होती हुई दिख रही है। इस कोशिश का कोई मतलब नहीं रह गया है। एक्सपर्ट ये संकेत दे रहे हैं कि मध्यस्थता की आड़ में ईरान के नेताओं को मरवाने का प्लान था। एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने इसकी जानकारी भी दी। ये कहा कि ईरान को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के धोखे की जानकारी थी, इसीलिए किसी तरह की बातचीत से किनारा करना ही ईरान ने बेहतर समझा। खबरें हैं कि बातचीत का मकसद ईरानी लीडरशिप की लोकेशन का पता लगाना था, क्योंकि इजराइल ऐसा चाहता था। दावा है कि वार्ता के लिए ईरानी लीडरशिप के बीच आपसी संपर्क होता, जिससे उनकी लोकेशन मिल जाती, और लोकेशन मिलते ही एक झटके में ईरान के कई नेताओं का सफाया होने का खतरा था। लेकिन पाकिस्तान के धोखे का पता चल गया और साजिश सफल नहीं हुई। हालांकि ईरान पहले से ही लगातार यही कह रहा था कि उन्हें अमेरिका की नीयत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। सत्ता में अब चुनावी युद्ध की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल का मामला तीखा होता जा रहा है। हर बीतते दिन के साथ राजनीतिक हमले बढ़ते जा रहे हैं और बीच बीच में मामला हिंसक भी हो रहा है। 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में SIR के मुद्दे पर हंगामा हुआ। सड़क जाम, तोड़फोड़ और न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना हुई थी। आज फिर से हंगामा हुआ। इस बार इस हंगामे में कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी फंस गए। दूसरा मामला भी SIR से जुड़ा है, जिसमें ये पता चला है कि SIR में कई ऐसे नाम कट गए हैं जो पश्चिम बंगाल के जाने माने चेहरे हैं। एक एक कर दोनों खबरों को आइए देखेंगे। और सत्ता में आज राजनीति की एक बोनस खबर भी है, लेकिन पहले अधीर रंजन चौधरी के साथ हुई हंगामे वाली घटना की बात करते हैं। दरअसल मामला यह है कि अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में चुनाव प्रचार करने गए थे। वहां TMC के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और आरोप है कि अधीर रंजन चौधरी को चुनाव प्रचार करने से रोका गया। इससे TMC और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई, जिससे हंगामा बढ़ गया। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि TMC कार्यकर्ताओं ने उनके प्रचार में रुकावट डाली और उनके साथ बदसलूकी की। इस वजह से हंगामा हुआ। दरअसल मामला यह है कि बहरामपुर सीट पर कांग्रेस और BJP TMC के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। अधीर रंजन चौधरी का इस क्षेत्र में गहरा प्रभाव माना जाता है। CM ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC इस बार बहरामपुर को कांग्रेस के हाथ से छीनने की पूरी कोशिश में है। TMC ने नरू गोपाल मुखर्जी को मैदान में उतारा है। BJP ने भी पिछले कुछ चुनावों में इस क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश की है। BJP ने अपने मौजूदा विधायक सुब्रत मैत्र पर ही भरोसा जताया है। सुब्रत ने 2021 के चुनावों में यहां से जीत दर्ज की थी और एक बार फिर वो मैदान में है। सुब्रत ने पिछले चुनाव में TMC के नारू गोपाल मुखर्जी को हराया था। कुल मिलाकर ये सीट तीनों दलों ने अपनी अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ ली है और ये मामला थोड़ा इस वजह से हंगामेदार हो रहा है। अब बंगाल की दूसरी कुंजी देखते हैं, जिसमें चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सवाल है। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राज्य की वोटर लिस्ट से कई प्रमुख हस्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम हटाए जाने का आरोप है। इन बदलावों को लेकर गड़बड़ी और पक्षपात के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि प्रभावित लोग अपने वोटिंग अधिकार बहाल कराने के लिए अपील और दस्तावेज जमा करने में जुटे हैं।
एसआईआर में नाम काटे जाने में सबसे चर्चित मामला मुर्शिदाबाद के छोटा नवाब सैयद अली मिर्जा का है। ये मीर जाफर के वंशज हैं। उनका और उनके बेटे सैयद मोहम्मद फहीम मिर्जा का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि नवाब परिवार के करीब 80% सदस्यों के नाम सूची से गायब हैं। इसी तरह महान कलाकार नंदलाल बोस के पोते सुप्रभात सेन, उनकी पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जबकि वो लंबे समय से बंगाल में रह रहे हैं और वोटिंग करते आए हैं। प्रसिद्ध कवि शंख घोष के परिवार का एक सदस्य भी इस सूची से बाहर है और उनका मामला अभी विचाराधीन है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी ड्राफ्ट चरण में कुछ समय के लिए विचाराधीन में चला गया था, जिसे बाद में ठीक किया गया। काकोली घोष दस्तीदार, साइदुल्ला मुंशी, कलाकार अभिजीत मित्रा, अधिकारी रेशमा शीरीन इकबाल, क्रिकेटर मोहम्मद शमी जैसे कई नाम भी एसआईआर के दौरान चर्चा में रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग का दावा यह है कि करीब 60 लाख लंबित मामलों में से 52 लाख का निपटारा हो चुका है। अब लगभग 8 लाख मामले ही बाकी हैं। हालांकि तेजी से किए गए इस निपटारे पर भी सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने यह आरोप लगाया है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। 100 साल से अधिक पुराने परिवारों के नाम हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रक्रिया में खामियां दर्शाता है। बीजेपी नेता सौमित भट्टाचार्य ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा संचालित होती है, न कि किसी राजनीतिक दल द्वारा। कुल मिलाकर यह विवाद चुनाव से पहले राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बना हुआ है और सबकी नजर चुनाव आयोग पर है। हम जब वहाँ पर गए तो हम लाइन में खड़े हो गए। मेरा फोटोग्राफ हुआ, मेरा फॉर्म फिलअप किया, मैं सिग्नेचर कराया। जब वोटर लिस्ट निकला तो मेरे बेटे ने कहा कि आपका नाम अब्बा पड़ा, मेरा नहीं, मेरे बेटे का भी मेरी मम्मा का भी है। हम अजीब बात है। मैं तबियत खराब हो गए, इलेक्शन कमीशन के सम्मान के लिए, उनके बच्चे के लिए मैं वहाँ पर गए, उनको मैंने सम्मान दिया और उन्होंने मेरा नाम बात दे दिया। आज हमारे साथ ऐसा होगा, क्यों होगा भाई? क्या गुनाह किया हमने? क्या पाप किया मैंने? मैं हेड बनता है इंडियन सिटीजन के मैं वोट दें। अगर बंगाल को, वेस्ट बंगाल का जो प्रोमिनेंट फैमिलीज है, प्रोमिनेंट लोग जो है यहाँ पर, तो उसका फैमिली का जो नाम डिलीट हो रहा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये फिर से रिकॉन्सिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से, बहुत बरस से, जनरेशन के बाद जनरेशन बंगाल का ही रहने वाला है। एक भी जेन्युइन वोटर डिलीट नहीं होना चाहिए और दूसरे स्टेट से एक भी इलीगल तरीके से किसी का नाम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का ये एक सोचे समझे साजिश है। तृणमूल कांग्रेस अपने बीएलओ को काम पे लगाकर ये डरा के धमका के ऐसी लोगों का नाम फॉर्म 7 पे उठाया है, अपलोड किया सिस्टम में, जिसका समाज में प्रतिष्ठा है और जिसका परिवार को सभी लोग जानते हैं। और सत्ता में अब वो खबर जिसमें नीतियों पर नहीं, खान पान और स्वाद पर चर्चा है। ये खबर भी पश्चिम बंगाल की है। वैसे तो चुनाव में नीतियों पर बहस होती है, लेकिन बंगाल में मछलियों पर बात हो रही है। दरअसल 2 दिन पहले अमित शाह ने कहा था कि वो 15 दिन तक बंगाल में रहेंगे। इस पर टीएमसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है और लिखा कि अमित शाह ने बंगाल में 15 दिन बिताने का फैसला किया है। अच्छा है, बंगाल पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत करता है। आप जितना चाहें उतने दिन रुकिए और यहाँ के बेहतरीन व्यंजनों का स्वाद लेना बिल्कुल न भूलिए। टीएमसी ने इसके साथ खाने की प्लेट की तस्वीर और मछलियों के नाम भी लिखे हैं। ये सोशल मीडिया पोस्ट बंगाल के चुनाव में वायरल हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया था कि अगर बंगाल में बीजेपी जीती तो मांस मछली पर बैन लग जाएगा, लोगों को शाकाहारी बना दिया जाएगा। इसके बाद अमित शाह का 15 दिन बंगाल में रहने वाला बयान आया और अब ये सोशल मीडिया पोस्ट। वैसे बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में किसी को भी मांस मछली खाने से नहीं रोका जाएगा और लोगों को पूरी स्वतंत्रता होगी। बीजेपी के कई नेता तो टीएमसी के मांस मछली विरोधी वाले बयान को काउंटर करने के लिए मछली लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार तो नामांकन करने के लिए मछली लेकर पहुंच गए।
एक और बीजेपी उम्मीदवार शारदत्त मुखर्जी हाथ में मछली लेकर चुनाव प्रचार करते हुए दिखे। कुल मिलाकर बंगाल में माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे विकास के मुद्दे पर नहीं, मछली के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। আর বিজেপি আসলে কি বলছে? মাছ খাওয়া যাবে না, বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না, ওরা কোনো ধর্ম মানে না, ওরা হচ্ছে বক ধার্মিক আর ওরা দাঙ্গা করে। কি করে? দাঙ্গা করে, দাঙ্গা করে ক্ষমতা এসছে, मानुष मेरे क्षमता इससे। आप मछली सजाकर अमित शाह जी को देकर अब क्या बोलना चाहते हैं? आज एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति को मांस देकर, मछली देकर आप क्या प्रमाण करना चाहते हैं? आप जितना भी विभ्रांत करने का कोशिश करें कि भाजपा आने से मछली बंद कर देगा, अंडा बंद कर देगा, चिकन बंद कर देगा, ऐसा नहीं होगा। बीजेपी को बताना पड़ेगा, बीजेपी को ऐलान करना पड़ेगा ये पश्चिम बंगाल के लिए उसका मेनू क्या है, वेज है या नॉन वेज है। हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है हर जाति के, हर धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं, अपना अपना खाना सबका अपना विचार का होता है। तृणमूल के पास में कहने के लायक कुछ नहीं है, बर्बाद कर दिया बंगाल को। अभी लास्ट में वो अपने प्रादेशिकता बात करके ये बंगाल को और बर्बादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। खाने में किसी का कहीं रोक नहीं है, कोई टोक नहीं, जिसको जो मन आए खाए। ये बंगाल तृणमूल के पास में कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए अमित शाह के बारे में इस तरीके का बात करते हैं। वैसे न्यूज़ मित्रों के लिए जानना भी जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में करीब करीब पूरी आबादी मांसाहारी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS के अनुसार लगभग 97% से 99% आबादी मांसाहारी है। लगभग 69.6% लोग रोज मछली खाते हैं। 22% लोग एक दिन छोड़कर मछली खाते हैं। औसत एक परिवार एक महीने में 7.65 किलो मछली खाता है। कुल खाने के खर्च में करीब 18.9% खर्च मछली और मांस पर होता है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि बंगाल में मछली सिर्फ भोजन नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है और अब इसमें राजनीति भी स्वाद ले रही है। केरलम शिफ्ट करते हैं जहां प्रचार में आज सीधी टक्कर थी। पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों केरलम में थे। यहां दोनों ने एक दूसरे पर डायरेक्ट पॉलिटिकल अटैक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्ला रैली में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो चाहती है कि भारत के संबंध खाड़ी देशों से खराब हो जाएं। उन्होंने कहा कि कुछ नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि केरलम में हवा का रुख बदला हुआ है, लोगों का मिजाज बदला हुआ है। एलडीएफ सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहली बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जबकि राहुल गांधी ने अलापुझा की रैली में कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने की वजह से सीएम और पीएम में अहंकार आ गया है और वो जनता से कट गए हैं।